साइड, पिनिकोसाइड कहते हैं, और इसे कहते हैं कोएनोसाइड, कोएनोसाइड या कीपिंग कोशिका या कोलरिंग कोशिका। तो इसमें दो स्तर होते हैं, इसमें स्तर होते हैं, वो दो स्तर होते हैं, और दो स्तर में बाह्य स्तर को एक्टोडर्म बोलते हैं जिन्हें पिनिकोसाइड कहते हैं। अंत स्तर होता है वो एंडोडर्म से बना होता है, उसे कोएनोसाइड कहते हैं, कीप कोशिका कहते हैं या कोलर कोशिका कहते हैं। लेकिन ये केवल स्पंजों में पाया जाता है, लेकिन ये केवल स्पंजों में पाया जाता है। ये केवल किस में मिलेगा? स्पंजों में पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे ये प्रथम बहुकोशिकीय जीव होते हैं, सममिति, असममित तथा कुछ अरीय सममित प्राणी होते हैं, जैसे साइक्लोन से शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। जनन स्तर के आधार पर ये द्विकोशिकीय या डिप्लोब्लास्टिक प्राणी होते हैं, मतलब शरीर में दो स्तर होंगे। बाह्य स्तर होते हैं उसे एक्टोडर्म बोलते हैं, या इसे पिनिको एक्टोडर्म का बना होता है पिनिकोसाइड कहते हैं। आंतरिक स्तर होता है वो एंडोडर्म होता है, उसे कोएनोसाइड, कीप कोशिका या कोलर कोशिका कहते हैं, और ये केवल स्पंजों में पाया जाता है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? स्पंजों में पाया जाता है। अब क्या है, इन दोनों स्तरों के मध्य मेसेनकाइम द्रव्य भरा होता है। इन दोनों स्तरों के मध्य मेसेनकाइम द्रव्य भरा होता है, जिसमें एमीबोसाइडी कोशिका पाई जाती हैं। कौन सी? अमीबोसाइड कोशिका पाई जाती है। जो दोनों स्तर हैं उन दोनों स्तरों के मध्य भरा होता द्रव्य, उसे मेसेनकाइम द्रव्य कहते हैं, और उस द्रव्य में पाई जाती हैं अमीबोसाइड कोशिकाएं। और अमीबोसाइड कोशिकाओं में हम बात कर लेते हैं नंबर 1 आर्कियोसाइड कोशिका। आर्कियोसाइड कोशिका की जब बात करते हैं हम, आर्कियोसाइड कोशिका की जब बात करते हैं, ये अविभेदित टोटीपोटेंट कोशिका होती हैं। कैसी कोशिका होती हैं? अविभेदित टोटीपोटेंट कोशिका होती है। ध्यान दीजिए, आर्कियोसाइड कोशिका होती है वो अविभेदित कोशिकाएं होती है। कैसी होती हैं? अविभेदित टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के कारण क्या होता है? पुनरुत्थान होने की क्षमता होती है। इन्हीं कोशिका के कारण पुनरुत्थान भवने की क्षमता होती है। और प्रजनन काल में ये कोशिकाएं लिंग कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कौन सी कोशिका बनाती हैं? प्रजनन काल में ये कोशिका लिंग कोशिका का निर्माण करती है। तो कौन कर रही है? जो आर्कियोसाइड कोशिका है वो अविभेदित टोटीपोटेंट कोशिका होती है। इन कोशिकाओं के कारण पुनरुत्थान भवन की क्षमता होती है। इन कोशिकाओं के कारण क्या होती है? पुनरुत्थान भवन की क्षमता होती है। और यह प्रजनन काल में ये कोशिकाएं लिंग कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। फिर है क्रोमोसाइट कोशिका, दूसरी कोशिका है वो है क्रोमोसाइट कोशिका। ये जो क्रोमोसाइट कोशिका है ये वर्णक कोशिका होती है।
ये वर्णक कोशिका होती है। फिर होती है ट्रोफोसाइट कोशिका, ट्रोफोसाइट कोशिका। ये जो ट्रोफोसाइट कोशिका होती है उन्हें हम बोलते हैं पोषक कोशिकाएं। इन्हें कहते हैं पोषक की कोशिका बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हमें पोषक की कोशिका। माइसाइटोसाइडी, बहुत है ये, इतनी देखो, ये इतने ही काफी हैं। तो हम बात कर रहे हैं मीगोसाइट, आर्कियोसाइट कोशिका होती है, एविभेदित टोटिपोटेंट कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के कारण पुनरुत्थान की क्षमता होती है। प्रजनन काल में ये कोशिकाएं लिंग कोशिकाओं का निर्माण भी करती हैं। क्रोमोसाइट कोशिकाएं वर्णक कोशिकाएं होती हैं, और ट्रोफोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं पोषक की कोशिकाएं। तो ये सारी की सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो दोनों स्तरों के मध्य पाए जाने वाले मीसेनकाइम द्रव्य में पाई जाती हैं। और क्या क्या काम करती है वो आपके सामने हो गया। अब हम बात करते हैं शरीर। तो इनका शरीर होता है वो फूलदान के समान होता है। इनका शरीर होता है वो होता है फूलदान के समान। इनका शरीर दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से होता है। ये एक बड़ा सा छिद्र ऊपर होता है और इस प्रकार से इनका शरीर होता है। इस प्रकार से होता है, ये बड़ा वाला छिद्र हो जाता है शीर्ष पर। यह है शीर्ष भाग और इस शीर्ष भाग पर है ओस्कुलम। ये ओस्कुलम छिद्र है जो शीर्ष भाग पर होते हैं। यहाँ शरीर में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये बहुत सारे क्या होते हैं, ये छिद्र होते हैं। ये बहुत सारे शरीर पर क्या होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं। ये बहुत सारे छिद्र हो गए। तो इन छिद्रों को अस्थियां कहते हैं। इनके द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है और इसके द्वारा जल बाहर निकलता है। तो इनका जो शरीर होता है वो शरीर फूलदान के समान होता है और इसके शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम ओस्टिया कहते हैं, जिनके द्वारा जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है और शीर्ष भाग पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाए। बड़ा छिद्र होता है, शीर्ष भाग पर एक बड़ा छिद्र होता है, उसे ओस्कुलम कहते हैं, जिनके द्वारा जल शरीर से बाहर निकल जाता है। तो शरीर की बातें हो गई कि इनका शरीर कैसे होता है। इसमें क्या होती है, अंदर शरीर के बीचों बीच में गुहा होती है, स्पंज गुहा या स्पॉन्जोसील कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये साई कौन है, तो इसमें तो शरीर की बातें हो गई कि कैसे बताना है। जैसे ये है स्पंज की बात कर रहे हैं हम, तो इस प्रकार से होता है स्पंज। ये हो गया स्पंज। तो इसमें क्या एक गुहा बनी होती है, ये अंदर की ओर एक गुहा होती है। इस गुहा को हम कहते हैं स्पंज गुहा या स्पेंजोसील गुहा कहते हैं। तो स्पंजों में पाई जाने वाली गुहा को हम स्पंज गुहा कहते हैं या स्पंजोसील गुहा कहते हैं। तो इनमें क्या कौन सी गुहा पाई जाती है, बीच में होती है गुहा। वैसे तो ये एडेगुई प्राणी होते हैं, लेकिन बीच में स्थान होता है, गुहा का काम कर रहा है, वो गुहा स्पंज गुहा या स्पंजोसील गुहा होती है। तो हमने बात बताया कि इनका शरीर होता है वो फूलदान के समान होता है। शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है। शीर्ष भाग पर एक बड़ा छिद्र होता है जिन्हें ओस्क्यूलम कहते हैं, जिनके द्वारा जल शरीर से बाहर निकलता है। इनके मध्य में गुहा होती है, उस गुहा को हम स्पंजोसील गुहा कहते हैं। अब है मेन चीज, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इसकी विशेषता। तो इसमें कौन सी ऐसी विशेषता पाई जाती है उनकी बात हम करते हैं कि कौन सी हम विशेषता की बातें करते हैं। तो इसमें विशेषता की बात करते हैं। विशेषता नाल
तंत्र केनाल सिस्टम, नाल तंत्र का पाया जाना पोरीफेरा संघ की विशेषता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है कि नाल तंत्र या केनाल सिस्टम से कौन से जीवों में पाया जाता है। ये नाल तंत्र क्या करता है, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, जनन, इन सब में भाग लेता है। तो ये नाल तंत्र किस किस चीज में ले लेता है भाग, ये पोषण का भी काम कर लेता है, श्वसन में भी भाग ले लेता है, उत्सर्जन में भी ले लेता है और जनन में भी भाग ले लेता है। जनन तो ये पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, इन सब में क्या करता है, भाग लेता है। तो अब है जनन बोल दो या प्रजनन बोल दो, एक ही बात होती है। तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन में भाग लेता है नाल तंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इसमें इसके प्रकार आते हैं। आजकल जो क्वेश्चन में पूछते हैं वो एस्केनाइड्स होते हैं, साइकोनाइड्स और ल्यूकोनाइड्स, इनके प्रकार होते हैं। जो नाल तंत्र पाए जाते हैं वो नाल तंत्र पाए जाते हैं एस्कोनाइडी, साइकोनाइडी और ल्यूकोनाइड। तो ये प्रकार हैं, ये नाल तंत्र के एक ही प्रकार हैं। एस्कोनाइड्स होते हैं, साइकोनाइड्स होता है और ल्यूकोनाइड्स होता है। तो ये तीन प्रकार हो गए किसकी, नाल तंत्र के। सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र है ये। सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र होता है एस्कोनाइड्स होता है, फिर साइकोनाइड्स होता है और ल्यूकोनाइड्स से होता है। तो ये नाल तंत्र पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोरीफेरा संघ के प्राणियों में नाल तंत्र पाया जाता है। ये नाल तंत्र पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि में सहायता करता है। अभी नाल तंत्र के प्रकार हैं वो एस्कोनाइड्स हैं, साइकोनाइड्स हैं और ल्यूकोनाइड्स, तीन प्रकार के ये नाल तंत्र पाए जाते हैं। सबसे सरल प्रकार का जो नाल तंत्र होता है वो एस्केनाइड प्रकार का नाल तंत्र होता है। अब हम बात करते हैं इनमें श्वसन। देखिए हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से देखिए। श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, तो इसमें ये नहीं पाया जाता है। तो श्वसन व उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह से होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि यहाँ कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्नों की बात कीजिए आप। प्रश्न बन सकता है ये नाल तंत्र, दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये नाल तंत्र कौन से जीवों में पाया जाता है। तो नाल तंत्र कौन कौन से नाल तंत्र पाए जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है नाल तंत्र एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन पाया जाता है। सबसे सरल होता है, एस्कोनाइड्स प्रकार का होता है। श्वसन नहीं है, उत्सर्जन नहीं है, परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है, लेकिन श्वसन और उत्सर्जन होता है तो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। अब है इसमें वितरण, परिवर्धन की बात करते हैं। परिवर्धन, तो परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? जिन जीवों में लार्वा पाया जाता है, जिन जीवों में लार्वा पाया जाता है उन जीवों में परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। बस दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, जब भी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोलते हैं तो केवल एक ही चीज इसमें काम करती है, वो है लार्वा। यदि जिस जीव में लार्वा होता है तो वो अप्रत्यक्ष होता है। तो इसमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि लार्वा अवस्था पाई जाती है।
पाई जाती हैं। तो इसमें परिवर्धन कैसा हो गया भाई? तो इसमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होने का कारण लार्वावस्था। तो पेरेनकाइमुला लार्वा होता है, वो होता है पेरेनकाइमुला। पेरेनकाइमुला लार्वा एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला तो ये लार्वा पाए जाते हैं भाई। पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला होते हैं ये लार्वा। ये अधिकांश साइकल में मिलता है भाई, साइकॉन्स में पाया जाता है अधिकांश एम्फीब्लास्टुला। तो ये लार्वा पाया जाता है। तो परिवर्धन अप्रत्यक्ष क्यों? पता चल गया होगा, क्योंकि लार्वा पाया जाता है। और जिस जीव में लार्वा होगा वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन, लार्वा पेरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला इनमें लार्वा पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे अंत्यकंकाल। अंत्यकंकाल तो इन जीवों का अंत्यकंकाल होता है वो कैल्केरियम या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्केरियम सुख का, सिलिका सुख का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सिलिका का बना होता है और स्पॉन्जिल तंतु, स्पॉन्जिल तंतु का बना होता है। तो इन सब का मिलकर क्या बना होता है? अंत्यकंकाल बना होता है इन जीवों का। तो इन जीवों का अंत्यकंकाल किसका बना होता है? और हम अब अंत्यकंकाल के आधार पर ही इन जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो अब हम लेते हैं जीवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण की बात करते हैं तो किस आधार पर लिया? अंत्यकंकाल के आधार पर। अंत्यकंकाल के आधार पर नंबर 1 कैल्सी स्पोंजी। कैल्सी स्पोंजी नाम से ही पता चल रहा है। अंत्यकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो किसका बना होता है? अंत्यकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो हो गया कैल्सी स्पोंजी। कोएनोसाइट बताया था मैंने कि कोशिका ये इसमें बड़ी होती है। कोएनोसाइट कोशिकाएं होती हैं, वो इनमें बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इसमें जो मैंने अभी नाल तंत्र बताया था, नाली तंत्र, तो इसमें एस्कोनोइडे और साइकोनोइडे, एस्कोन में और साइकोन में ये नाल तंत्र पाया जाता है इनमें। जो कैल्सी स्पोंजी होते हैं अंत्यकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोएनोसाइट कोशिका इनमें बड़ी होती हैं। नाल तंत्र एस्कोनाइट्स, एस्कोन्स और साइकोनाइट्स प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो एस्कोन हो गया, एक साइकोन हो गया, एस्कोन हो गया, साइकोन्स हो गया और ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया सबसे छोटा स्पंज होता है। ये सबसे छोटा होता है, ल्यूकोसोलेनिया होता है, वो सबसे छोटा स्पंज होता है। तो हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण में। एक हो गया कैल्सी स्पोंजी, अंत्यकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोएनोसाइट बड़ी कोशिकाएं होती हैं। नाल तंत्र या एस्कोन और साइकोन प्रकार का होता है। और एग्जाम्पल एस्कोन होता है, साइकोन होता है और ल्यूकोसोलेनियास होता है। अब नंबर 2 की बात करते हैं, हाइलोस्पंजी। दूसरा बात करते हैं तो हाइलोस्पंजी। नंबर 2 हाइलोस्पोंजी। हाइलोस्पोंजी की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका अंत्यकंकाल सिलिका का बना होता है। अंत्यकंकाल सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है भाई?
अंत्य कंकाल सिलिका का बना होता है, इसे बोलते हैं ग्लास स्पंज, ग्लास जैसा नजर आता है इसलिए ग्लास स्पंज बोलते हैं इसे, इन्हें बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ग्लास स्पंज बोलते हैं। इसमें हाइलोनेमा आता है एग्जाम्पल में, हाइलोनेमा, और एक आता है यूप्लेक्टेला, नाम सुना होगा आपने कभी, यूप्लेक्टेला। एक ऐसा जीव होता है जिसको जापान में क्या करते हैं, नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उन जोड़ों को उपहार के रूप में दिया जाता है, इसलिए इसे फूलों की टोकरी, क्या कहते हैं, फूलों की टोकरी कहते हैं, या वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं, वीनस की पुष्प मंजूषा या फूलों की टोकरी कहते हैं। तो यूप्लेक्टेला है, इसे वीनस की पुष्प मंजूषा या फूलों की टोकरी कहते हैं, क्योंकि इसको जापान में शादी के अवसर पर क्या करते हैं, नवविवाहित जोड़ों को दिया जाता है, क्योंकि इसके जो नर और मादा होते हैं जब तक जीते हैं वो एक साथ जीते हैं और जब मरते हैं तो एक साथ मर जाते हैं, इसलिए उपहार के रूप में दिया जाता है कि जब तक आप जी रहे हो तब तक साथ जीजिए। तो ये यूप्लेक्टेला अच्छी बात है। वीनस की पुष्प मंजूषा की बात कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये हाइलोस्पोंजी हो गया, अंत्य कंकाल हो गया, ग्लास स्पंज कहते हैं इसे, और इसमें हाइलोनेमा यूप्लेक्टेला आता है। यूप्लेक्टेला की बात हो ही गई कि इसे क्या कहते हैं। फिर है डेमोस्पंजी, नंबर 3 पे लेते हैं। नंबर 3 पे डेमोस्पोंजी, नाम से ही पता चल रहा होगा, स्पोंजिल तंतुओं का अंत्य कंकाल बना होता है। तो अंत्य कंकाल किसका बना होता है, स्पॉन्जिल तंतुओं का बना होता है अंत्य कंकाल। फिर हम बात करते हैं नाल तंत्र। इसमें जो नाल तंत्र पाया जाता है, नाली तंत्र, रेगोन या जटिल रेगोन या ल्यूकोनाइड प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो लार्वा बन सकता है वो रेगान लार्वा बन सकता है। कौन सा लार्वा बन सकता है, रेगान प्रकार का लार्वा भी बन सकता है। इसमें जो एग्जाम्पल है तो वो आता है स्पोंजिला और यूस्पोंजिला, स्पोंजिला और यूस्पोंजिला। स्पोंजिला को बोलते हैं बाथ स्पंज, बाथ स्पंज, और यूस्पोंजिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। तो इसमें स्पोंजिला आता है जिन्हें हम बोलते हैं बाथ स्पंजी, और इसमें आता है यूस्पोंजिला जिन्हें बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये डेमोस्पोंजी हो गया। स्पोंजिल तंतुओं का अंत्य कंकाल बना होता है। नाल तंत्र जटिल होता है, वो रेगोन या ल्यूकोनाइड्स होता है। लार्वा वैसे तो आपको पेरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला बताया था, लेकिन रेगान्स कभी आ जाए तो भी हमें याद रखना है। और इसमें एग्जाम्पल स्पोंजिला और यूस्पोंजिला आता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो जीव होते हैं पोरीफेरा के, वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी प्राणी होते हैं भाई, कैसे प्राणी है, और लैंगिकी व अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो जनन कौन सा होता है, लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है, और उभयलिंगी प्राणी होते हैं। तो यहाँ पर आकर हम ये क्लियर हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3 पे आ जाते हैं, संघ है सिलेंट्रेटा।
स्लेंट्रेटा जो संघ था वो दिया था ल्यूकट में, और है निडेरिया, और निडेरिया दिया था हैस्टेड में। तो हम इसे स्लेंट्रेटा क्यों कहते हैं, हम इस संघ को निडेरिया क्यों कहते हैं, तो इसी बात पर हम बात कर रहे हैं कि स्लेंट्रेटा जो जीव हैं उन जीवों में एक स्लेंट्रोन नामक गुहा पाई जाती है। उस स्लेंट्रोन नामक गुहा के कारण इस संघ को रखा गया था स्लेंट्रेटा में। लेकिन इसे हमने निडेरिया क्यों कहा, तो इसमें निडेरिया कहने का कारण था कि इसमें दंश कोशिकाएं या नेमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत ही बेस्ट विशेषताओं में आती है। इसकी सबसे बेस्ट विशेषता है वो विशेषता है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेस्ट विशेषता है वो है इसकी दंश कोशिकाएं नेमेटोसिस्ट या नीमोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। सबसे बेस्ट है तो ये है दंश कोशिका, नेमेटोसिस्ट या नीमेटोब्लास्ट कोशिकाएं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्लेंट्रेटा की मुख्य विशेषता क्या है, तो मुख्य विशेषता है दंश कोशिका, नेमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं करती क्या है, इन कोशिकाओं का कार्य क्या है, ये शिकार पकड़ने में काम करती हैं, सुरक्षा का काम करती हैं और गमन में सहायता करती हैं। तो इन दंश कोशिकाओं का कार्य क्या है, इन दंश कोशिकाओं का कार्य है शिकार पकड़ना, सुरक्षा और गमन करना, इनका काम होता है। और मेन ये है प्रश्न सबसे बेस्ट, इनकी गुहा को क्या कहते हैं, इनकी गुहा को। अब इन जो नीडोब्लास्ट कोशिका हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बना लेते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं इनका जो निर्माण होता है वो एपिडर्मिस की अंतराली कोशिकाओं से होता है, एपिडर्मिस की अंतराली कोशिका से। तो ध्यान से देखिए हमें इसे निडेरिया में क्यों रखा। निडेरिया में रखने का कारण था दंश कोशिका, नेमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट कोशिकाओं का पाया जाना। ये कोशिकाएं इस संघ की मुख्य विशेषता है। ये दंश कोशिकाएं कार्य क्या करती है, शिकार पकड़ने में, सुरक्षा में और गमन में सहायता करती है। ये दंश कोशिकाओं का निर्माण कहां से होता है, नेमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण कहां होता है, तो एपिडर्मिस की अंतराली कोशिकाओं से होता है। तो ये हम दंश कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। तो एक तो इसमें सिलेंट्रॉन गुहा मिलेगी, इसीलिए इसको इसमें रखा गया था। निडेरिया में क्यों रखा गया था, इसकी वजह से रखा गया था, ये क्या काम करती हैं और इनका निर्माण कहां से होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सममिति। तो इन जीवों में अरीय सममिति पाई जाती है। इन जीवों में कौन सी सममिति पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। शरीर संगठन, इन जीवों का शरीर संगठन उत्तक स्तर का होता है। शरीर संगठन की बात करते हैं तो इन जीवों का शरीर संगठन उत्तक स्तर का होता है। जनन स्तर की बात कर लेते हैं। जब जनन स्तर की बात करते हैं तो जनन स्तर के आधार पर ये द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं जिसमें वही एक्टोड्रम और एंडोड्रम पाया जाता है। एक्टोड्रम पाया जाता है, एंडोड्रम पाया जाता है और मीजोगिलिया नामक इसके बीच में गर्भ बना होता है। इन दोनों के मध्य मीजोगिलिया
मीजोगिलिया नामक द्रव्य भरा होता है। कौन सा द्रव्य भरा होता है? मीजोगिलिया नामक इन दोनों के मध्य मीसोगिलिया नामक के द्रव्य या स्तर पाया जाता है। किनके मध्य? एक्टोड्रम और एंडोड्रम दोनों के मध्य का जो स्तर होता है वो स्तर मीसोगिलिया नामक स्तर पाया जाता है। तो सममिति सभी सिलेंट्रेटा में अरीय सममिति पाई जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया था तारा मछली, इसमें बताया था आपको मैंने तारा मछली, स्टार फिश, नाम सुना होगा आपने, तारा मछली या स्टार फिश बताया था। तो इस तारा मछली की लार्वा, जो तारा मछली का लार्वा था, उस लार्वा में द्वितीय पार्श्व सममिति थी, और जो इसका वयस्क था उस वयस्क में पंच अरीय सममिति थी। तो ध्यान दीजिए, मैंने अरीय सममिति पाई जाती है, लेकिन मैंने बताया ना कि तारा मछली या स्टार फिश होती है, उसमें जो तारा मछली स्टार फिश होती है उसमें पाया जाता है। तो वो ये जो तारा मछली है वो इस संघ के प्राणी नहीं है, सिलेंड्रेटा संघ के प्राणी नहीं है, यह है इकाइनोड्रमेटा संघ के प्राणी। तो इकाइनोड्रमेटा संघ में हम बताया था कि तारा मछली होती है, उसके लार्वा में द्विपार्श्व लेकिन वयस्क में पंच अरीय सममिति पाई जाती है। तो ये बात है इकाइनोड्रमेटा की, जो मैंने आपको सममिति अरीय सममिति बताई थी उस समय आपको मैंने बताया था। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, याद रखना है। वैसे इकाइनोड्रमेटा में वापस बताएंगे इसको। तो ये अरीय सममिति हो गई। शरीर संगठन आपको बताया था कि उत्तक स्तर का होता है, जन्म स्तर के आधार पर ये द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं। अब बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं शोषण, उत्सर्जन व परिसंचरण का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? शोषण, उत्सर्जन व परिसंचरण का अभाव होता है। तो शोषण व उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा सतह से विसरण विधि से होता है। कौन सी विधि से होता है भाई? वही शरीर की सामान्य सतह से विसरण विधि के द्वारा इसमें शोषण होता है। अब हम बात कर रहे हैं, यह प्रथम संघ है जिसमें तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। प्रथम संघ है संघ जिसमें तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो ये प्रथम संघ है जिसमें तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इनमें जो पुनरुत्थान भवन क्षमताएं होती है वो अंतराली कोशिकाएं, पुनरुत्थान भवन की जो क्षमता होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है अंतराली कोशिका के कारण। कौन सी कोशिका के कारण होती है भाई? पुनरुत्थान भवन की क्षमता होती है वो होती है अंतराली कोशिकाओं के कारण। शोषण उत्सर्जन परिसंचरण का अभाव हो गया। शोषण उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह से विसरण विधि से हो गया। प्रथम संघ है जिसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पुनरुत्थान भवन की क्षमता की बात आए तो आपको याद रखना है कि अंतराली कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब हम बात कर रहे हैं द्विरूपीय प्राणी होते हैं। ये प्राणी कैसे होते हैं? द्विरूपीय प्राणी होते हैं। ये प्राणी द्विरूपीय प्राणी हैं या द्विरूपी प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विरूपी प्राणी होते हैं जिन्हें बोलते हैं जीवक। द्विरूपीय प्राणी हैं इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं भाई? जीवक कहते हैं। ये द्विरूपीय प्राणी होते हैं, उन्हें बोलते हैं जीवक। इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक पोलिप्स होती है और एक मेडुसा होती है। तो इसमें पोलिप और दूसरी अवस्था होती है वो मेडुसा अवस्था होती है। तो द्विरूपीय दो रूप होते हैं, इनके रूप होते हैं, वो दो रूप होते हैं। एक पोलिप अवस्था होती है और एक मेडुसा अवस्था होती है। पोलिप अवस्था स्तनबद्ध लैंगिक अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है भाई? पोलिप अवस्था कैसी है?
ओलिपिक स्तन बद्ध अलैंगिक अवस्था होती है। तो मेडुसा स्वतंत्र लैंगिक अवस्था होती है। ध्यान दीजिए, ओलिपिक स्तन बद्ध अलैंगिक अवस्था होती है, मेडुसा स्वतंत्र लैंगिक अवस्था होती है। तो इन दोनों की वजह से इनमें पाया जाता है पीडी एकांतरण, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं हम। तो पोलिप व मेडुसा के कारण इनमें पीडी एकांतरण पाया जाता है और हम पीडी एकांतरण को कहते हैं मेडुसा, क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं, मेटाजेनेसिस। तो इसमें पीडी एकांतरण भी पाया जाता है। अब इसका इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है परिवर्धन। तो परिवर्धन कैसा, अप्रत्यक्ष से, लेकिन इसका जो इंपोर्टेंट है वो है लार्वा, क्योंकि अप्रत्यक्ष हो गया तो क्या मिलेगा, इसमें लार्वा अवस्था प्लेनुला लार्वा, ये प्लेनुला लार्वा पाया जाता है, वो मिलता ओबिलिया में, ओबिलिया ये पाया जाता ओबिलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्लेनुला लार्वा किसमें पाया जाता है, प्लेनुला लार्वा पाया जाता वो सिलेंट्रेटा प्राणियों में पाया जाता। सिलेंट्रेटा के कौन से प्राणियों में, ओबिलिया में पाया जाता है। एक दूसरा होता है इफाइरा, ये जो इफाइरा होता है ये ओरिलिया में पाया जाता है, ओरिलिया, ये किसमें मिलता है, ये ओरिलिया में पाया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लार्वा है, प्लेनुला लार्वा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद रखना है आपको कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है, या तो पूछ लेते हैं किसमें, ओबिलिया में कौन सा लार्वा पाया जाता, तो प्लेनुला लार्वा पाया जाता, या प्रश्न पूछ लेते हैं सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में कौन सा लार्वा पाया जाता है, या आपको ये अवस्था पूछ लेते हैं कि पोलिप अवस्था कैसी अवस्था, अलैंगिक होती है या लैंगिक होती है, मेडुसा अवस्था स्वतंत्र होती है, लैंगिक अवस्थाएं होती हैं। तो गुहा बताया था मैंने, भी सिलेंट्रन गुहा होती है, सिलेंट्रेटा में रखा था। इसकी मुख्य विशेषता अभी मैंने आपको बताई थी, दंश कोशिका है, दंश कोशिकाओं का कार्य बताया था और दंश कोशिकाओं के आपको सब चीजें बता दी थी। अब हम बात करते हैं, वैसे देखा जाए तो इनमें मुख होता है लेकिन गुद्दा नहीं होता है। मुख की बात करें तो मिल जाएगा और गुद्दा की बात करें तो अनुपस्थित होता है। इन जीवों में गुद्दा नहीं पाया जाता। उत्सर्जन अभी बताया शरीर की सामान्य सतह के द्वारा ही होता है। तो ये जीव इसमें रखा गया है। आपने कभी सुना होगा कि कोरल लीफ, नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि एक बेस्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हमें, कोरल रीफ की बात करते हैं जो इस संघ के प्राणी बनाते हैं। कोरल रीफ की बात करते हैं तो कौन से संघ के प्राणी बनाते हैं, ये सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी बनाते हैं कोरल रीफ। नाम सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ये सबसे बड़ी रीफ है, सबसे बड़ी होती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सबसे बड़ी है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन को उठा लेते हैं यहाँ से कि कोरल रीफ कौन से संघ के प्राणियों में होती है, तो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में होती है। ये क्या चट्टानों की तरह बन जाती है, किसकी तरह बन जाती है, चट्टानों की तरह बन जाती है। और सबसे बड़ी जो कोरल रीफ की बात है तो ग्रेट बैरियर रीफ होती है, सबसे बड़ी होती है और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो हम बात करते हैं इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण में हम सबसे बात करते हैं, पहला है हाइड्रोजोआ। किसके आधार पर बांटा वर्गीकरण, पहले वो है, इनका आधार क्या है, वर्गीकरण का आधार है पोलिपी व मेडुसा अवस्था।
तो इसका आधार है पोलिप में मेडुसा अवस्था। तो सबसे पहला है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ, देखो एक तो हाइड्रोजोआ है वर्ग, दूसरा है स्काइपोजोआ। स्काइपोजोआ, और नंबर 3 इसका जो वर्ग है वो है एंथोजोआ। एंथोजोआ। तो कितनी चीजें हो गई वर्ग में? इसके जो वर्ग हैं, एक है हाइड्रोजोआ है, एक स्काइपोजोआ है और एक एंथोजोआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, इसमें दोनों अवस्थाएं मिलती हैं, पोलिपी प्लस मेडुसा, दोनों अवस्था पाई जाती है इसमें। और जो स्काइपोजोआ है इसमें केवल मेडुसा अवस्था मिलेगी, मेडुसा अवस्था पाई जाती है, और इसमें केवल पोलिप अवस्था पाई जाती है। देखो याद रखना, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। हाइड्रोजोआ जो वर्ग है उस वर्ग में तो पोलिप और मेडुसा दोनों अवस्था ही पाई जाती है। स्काइपोजोआ जो वर्ग है उसमें केवल मेडुसा अवस्था पाई जाती है। मेडुसा अवस्था अभी बताया था मैंने, स्वतंत्र होती है और लैंगिक अवस्था होती है। एंथोजोआ है उसमें केवल पोलिप अवस्था पाई जाती है। पोलिप अवस्था अभी बताई थी मैंने, स्थानबद्ध व अलैंगिक अवस्था होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से जीव आते हैं। हाइड्रा, जो हाइड्रा होता है उन्हें हम बोलते हैं जलीय स्रव। क्या बोलते हैं? जलीय स्रव कहते हैं इसे। हाइड्रा आता है इसमें। और अभी हमने लिया था फाइसेलिया, लिया था क्या? अभी ओबेलिया लिया था, ओबेलिया, फाइसेलिया। जो ये फाइसेलिया है इसे बोलते हैं हमें पुर्तगाली युद्धपोत। पुर्तगाली युद्धपोत। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजोआ, पोलिप, मेडुसा दोनों अवस्था आती है, जिसमें हाइड्रा आता है जिन्हें जलीय स्रव बोलते हैं। ओबेलिया आता है, ओबेलिया में मैंने अभी कुछ समय पहले आपको एक लार्वा बताया था, प्लेन्यूला लार्वा बताया था। फाइसेलिया बताया था, फाइसेलियम काइमेरा लार्वा बताया था आपको मैं, पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। फिर है स्काइपोजोआ, मेडुसा होता है, इसमें आता है, फाइसेलिया में भी नहीं बताया, ओरिलिया में बताया था मैंने आपको। मेरा जो लार्वा बताया था इफाइरा, वो बताया था ओरिलिया। तो ओरिलिया आता है इसमें, ओरिलिया। इसमें कौन से जीव आता है? ओरिलिया जीव आता है। तो वो किस में आता है? स्काइपोजोआ में आता है, जिसमें केवल मेडुसा अवस्था ही पाई जाती है। इसमें आता है, एग्जाम्पल की बात करें तो पेनेटुला, पेनेटुला इसे बोलते हैं समुद्री पेन। एक आता है पेनेटुला, पेनेटुला को बोलते हैं समुद्री पेन। फिर होता है मेड्रीपोरा, मेड्रीपोरा इसी में आता है। और मेट्रीडियम, मेट्रीडियम जिसे हम बोलते हैं सी एनिमल, वो भी इसी में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे वर्गीकरण की, सिलेंड्रेटा के वर्गीकरण की बात कर रहे थे। वर्गीकरण का आधार रखा था पोलिप व मेडुला अवस्था। बिल्कुल इजी तरीके से देखना, आपने को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, एक बार देखिए, बहुत ही प्यार से देखिए, याद हो जाएगा। हाइड्रोजोआ में दोनों अवस्थाएं, हाइड्रा जलीय स्रव, ओबेलिया, फाइसेलिया, पुर्तगाली युद्धपोत होता है। स्काइपोजोआ, मेडुसा, ओरेलिया होता है। एंथोजोआ होता है, पोलिप अवस्था ही मिलती है, इसमें पेलेंटुला समुद्री पेन होता है, मेट्रीपोरा होता है, मेट्रीडियम होता है जिन्हें हम सी एनिमल बोलते हैं। तो जो अभी हमने बताया था आपको, उसमें सबसे बेस्ट पोरीफेरा में बताया था नाल तंत्र, एस्कोन, साइको, एस्कोनाइट, साइकोनाइट्स और ल्यूकोनाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है।